आजकल एक बहुत ही मशहूर बात जो कही जाती है कि जो जिस सियासी जद्दोजहद से पीटीआई गुजर रही है, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ, माजी में कभी लोगों ने यहाँ पे सियासी कुर्बानियाँ नहीं दी, माजी में कभी इस तरह की जद्दोजहद नहीं हुई। इस तरह के जितने भी नौजवान जो इस तरह की बातों पर यकीन रखते हैं, या वो लोग जो माजी को शायद भूल चुके हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे आज एक मेहमान एडवोकेट आसिफ भट्ट साहब को मैंने दावत दी है कि वो स्टूडियो तशरीफ़ लाएँ। उनकी बहुत मेहरबानी है कि वो तशरीफ़ लाए। इनका मुख्तसर तरीन तारुफ अगर मैं आपसे करवाऊँ तो चंद लम्हों में इतना करवा सकता हूँ कि जमहूरी आज़ादी के लिए और आमराना निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने पाकिस्तान में वो लड़ाइयाँ लड़ी हैं कि वो ख़ुद तारीख़ का एक किरदार बने, वो बहुत कम है। आसिफ भट्ट साहब का शुमार उनमें से होता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो एक आमराना रविश थी उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद के नतीजे में उन्होंने जेल भुगती। जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने मार्शल लगाया तो भुट्टो साहब के जो कैद किए हुए सियासी कैदी थे उनको रिहाई दी, इनको रिहाई मिली। लेकिन जब जनरल ज़ियाउल हक़ ने भुट्टो को फांसी दे दी तो फिर ये पीपल्स पार्टी में शामिल होकर जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ इन्होंने एक जहाद का अलम बुलंद किया। मुख्तलिफ कुछ 14 जेल्स हैं जहाँ पर इन्होंने 14 जेल्स और 2 किले, किला बाला हसार पेशावर और लाहौर का शाही किला, और कुल मिला के 10 साल 8 महीने के करीब सिर्फ कैद बनती है जो उन्होंने उन जेलों और किलों में काटी। मार्च 1981 में यहाँ मैं पीटीआई के वो नौजवान जो गुस्से में आके ये पेट्रोल पुलिस की गाड़ियों पर पेट्रोल बम और इस तरह की ये जो 9 मई वगैरह अल जुल्फ़िकार पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, और उनका ये रास्ता मुर्तज़ा भुट्टो ने इस तरह का चुना था। तो मार्च 1981 में पीआईए का एक जहाज़ अगवा किया गया अल मुर्तज़ा की तरफ से, और वो जहाज़ अगवा करके उसे काबुल ले जाया गया, और उसके बदले में अल जुल्फ़िकार ने उन सियासी कैदियों को जनरल ज़िया की हुकूमत से रिहा करवाया जो पीपल्स पार्टी के यानी बहुत हॉक्स थे। जिन कैदियों को रिहा करवाया, आसिफ भट्ट वाज वन ऑफ देम। ये कैंप जेल में थे, इनको कैंप जेल से रिहाई मिली, और उसके बाद फिर उनको खुसूसी तैयारे से वो तमाम लोगों को कराची ले जाया गया। कराची के बाद फिर उनको हल्ब लेके जाया गया, जहाँ पे वो तैयारा काबुल से बाद में हल्ब चला गया था, जहाँ पे फिर ये अल जुल्फ़िकार की इन्होंने वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इन्होंने ट्रेनिंग ली जनरल ज़िया के तैयारे को हिट करने की। वो ट्रेनिंग लेके वापस आए, फिर गिरफ्तारी, फिर एक लंबी एक तवील जद्दोजहद है जो जिसके लिए ये वक्त बहुत मुख्तसर है। मैं इतना ये मुख्तसर तरीन तारुफ मैंने करवाया, लेकिन जितने जज्बाती नौजवान हैं अब वो सुन लें, उस किरदार को अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने कि इन रास्तों पर चलने का अंजाम क्या होता है और ये रास्ते असल में होते क्या है। आसिफ भट्ट साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपने बुलवाया जनाब, आपने वक्त दिया। पहली बात तो जाहिर है कि मैं आपसे यही सवाल आपसे करता हूं कि तवील जद्दोजहद आपकी और आप एक जारी उसमें रहे, ये बताइएगा कि वो जद्दोजहद, वो ज़माना, वो जनरल ज़िया का ज़माना, भुट्टो साहब का, और वो उस वक्त लोगों को कोड़े लग रहे हैं, लोग अपने आप को आग लगा रहे हैं, आप जैसे लोग किले में बंद हैं, और वो सारी स्ट्रगल आज भी किसी न किसी हद तक वो जमहूरियत के नाम पे एक जद्दोजहद जारी है। आप चूंकि बहुत गैर मामूली जद्दोजहद है आपकी, सो आप आज होती हुई इस जद्दोजहद को कैसे आप यानी कि मवाजना के दुरुस्त भी होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताएं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इक़्तिदार से इख्तलाफ करने का, तो माजी में भी जब हम तारीख़ पढ़ते हैं तो बादशाह सलामत लोगों को इकट्ठा करके देग रख कर उसके नीचे आग जलाकर सरसों का तेल डाल के फिर लोगों के सामने एक शख्स को उसके अंदर डाल दिया करते थे इबरत बनाने के लिए, और उसका सर बाहर रखा जाता था, बाकी सारे का सारा उसे एक वो तो मार दिया करते थे। इक़्तिदार, ताकत, अपनी मुखालफत ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करते, और मुखालफत वो जो उन्हें पता हो कि ये मुखालफत हमारा कुछ बिगाड़ेगी। अब आज आप हम कंपेयर कर लेते हैं जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर को, वो दौर के जब मैंने 22 माह शाही कला में गुजारे, जहाँ ना पंखा था ना कोई शय थी, बेड़ियाँ लगी हुई थी, अजीबोगरीब सूरत हाल थी। किले में कोई कमरा था, तहखाना क्या था? नहीं, तहखाना नहीं, तहखाना तो बालासार किले में था। यहाँ बस समझ लें जो मुग़लों ने अपने मुखालफीन को अज़ियत देने के लिए जो कोठरियाँ बनाई थी वो एक कोठरी थी, ठीक है। बाद में उन्होंने मिसमार कर दी, मिसमार कर दी गई ना, जनरल ज़ियाउल हक़ ने मिसमार कर दी ताकि देखे ना लोग कि कहाँ रखा गया था हमें। एनी हाउ, आप कौन कौन सी जेलों में रहे हैं ज़रा प्लीज़ बताएंगे? जेल तो आप शुरू कर लें, सियालकोट से इस सफ़र का आगाज़ हुआ, फिर उसके बाद गुजरांवाला, फिर गुजरात जेल,
फिर शाहपुर जेल, उसके बाद कैंप जेल लाहौर, कोट लखपत जेल मुल्तान, सेंट्रल जेल मुल्तान, सेंट्रल जेल साहिवाल, सेंट्रल जेल फैसलाबाद, कुछ और भी याद आ जाएंगी। और फिर हरिपुर। ज़्यादा वक्त जो मैंने गुजारा वो अपनी असीरी का, जब मुझे 39 बरस कैद देकर, पहले तो सजाए मौत होगी ना, सजाए मौत जब कम्यूट हुई इनटू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 25 साल वो और 15 साल मुझे सजा दे दी एक दूसरे मुकदमे में। दूसरे मुकदमे। अच्छा ये बताइए कि ये जब आपको सजाए मौत हो चुकी थी, जब वो तैयारा अगवा हुआ और आपको रिहाई मिली? नहीं 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 नहीं, ये तैयारा जो अगवा होता है ये तो बहुत पहले का वाक़या है। ये तो वाक़या है 1981 का, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। अच्छा तो जेल में आप थे जिस वक्त ये तैयारा हुआ? नहीं, लोग कहते हैं कि वो इलेक्शन में जीत रहा था, लेकिन शायद ना जीता, लेकिन टेम्पो बहुत मैं हाई ले गया हुआ था, लिहाजा गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक। वकला के जुलूस से गिरफ्तार करके उसी दिन मुझे पेश किया गया। 2 घंटे के बाद एक मेजर साहब के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने मौसूफ ने 1 साल कैद, 25,000 रुपया जुर्माना और 10 करोड़ की सजा देकर उनका जी ले जाएं। वो जब 1 साल की सज़ा ख़त्म होगी तो वो जो तकारीर मैंने की हुई थी बख्शियत कैंडिडेट के, अब वो भी तो मार्शल लॉ रेगुलेशंस के तहत जो है वो पर्चे दर्ज हुए हुए थे। जब मेरी रिहाई का दिन आया तो उन्होंने कहा जी, उस वक्त मैं फैसलाबाद जेल में था, सेंट्रल जेल फैसलाबाद। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ चले, आप पर ये मुकदमात हैं। खैर उन मुकदमात में अगले कुछ 10 महीने के अंदर कोई जमानत ना हुई। मीनवाइल तैयारा हाईजैक हो गया। अच्छा। तैयारा जब हाईजैक हो गया तो फिर डिमांड पे हम चले गए सीरिया, सीरिया से फिर काबल आ गए, काबल में फिर सारा वो ट्रेनिंग। फिर उसके बाद आपने प्लान किया। अब ये अल-मुर्तज़ा है, आप जज्बाती हैं, इनकलाबी हैं, आपकी ये ख्वाहिशात हैं कि मैं वापस जाऊं और इस फौजी हुकूमत का तख्ता बाय मसल बाय फोर्स हटा दूं, जनरल ज़िया को रास्ते से हटा दूं। तो वो आपने एक तरबियत काबुल में की। वो काबुल में तरबियत देने वाले कौन थे आपको? देखे जी, अगर पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे अमेरिका की लड़ाई लड़ रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो सोवियत यूनियन, हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे ना, लेकिन सोवियत यूनियन जो है वो उसे अपनी लड़ाई समझ के हमारी मदद कर रहा था ना। तो उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी? उन्होंने ट्रेनिंग दी। अच्छा, उसके बाद आप वापस आए कि मैं जनरल ज़िया का प्लेन हिट करूंगा, आपकी वो सारे, फिर आप गए, फिर दोबारा से गिरफ्तारी, उसके बाद सजाए मौत? हाँ, उसके बाद मुझे सजाए मौत हुई। ठीक है। अरेस्ट हो गया मैं, मुकदमा चला कोड नंबर 40 में, मिलिट्री कोड नंबर 40 में। ब्रिगेडियर रियाजुल्लाह खटक और आसिफ राठौर इन पर मुश्तमिल था। तो सजाए मौत हो गई। सजाए मौत के सेल में तकरीबन कोई 2.25 साल गुजारे मैंने। उसमें दिलचस्प बात यह है कि मुझे भी कहा गया कि आप मर्सी पिटीशन कर दो, और कहा किसने, ये रैकेट पे मौजूद है। कहा मुझे 2 दफ़ा मेरी मुलाकात हुई है जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से, जो उस वक्त DGISI थे जी। एक तो वो जब मैं गिरफ्तार हुआ तो लाजम देखने आए थे भाई है कौन, जो कि जनरल ज़िया का, हाँ जी जी ठीक है ना, मिसाइल मारने आ गया जी जी। अच्छा, नस्तलीक आदमी था, नस्तलीक आदमी था मेरे लिए। मेरी ज़ुबान से दुआ निकलती है उस शख्स के लिए। अच्छा, दूसरी दफ़ा वो उस वक्त आया जब मुझे सजाए मौत हो गई और 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए, मैंने रहम की अपील नहीं की। अच्छा। तो वो फिर मेरे पास आए और आकर कहा कि आपको रहम की अपील कर देनी चाहिए। गवर्नर जिलानी साहब का आपके बारे में बड़ा लीनियट व्यू है, और मैं भी आपसे वादा करता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जान छुड़वा दी जाए, आप जिंदा रहें। आप मर्सी पिटीशन कर दें, हम आपको वादा करते हैं, और इंशाल्लाह ये हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता था कि मर्सी पिटीशन में क्या लिखा जाता है। आपने कुछ जुर्म किया है या नहीं किया, अदालत ने अगर आपको सज़ा दे दी है तो मर्सी पिटीशन में लिखना पड़ता है कि मैं अपने किए पे नादम और शर्मिंदा हूँ,
मुझे एक दफ़ा जीने का हक दिया जाए, आइंदा मैं एक शरीफ और अच्छे शहरी की तरह बाकी ज़िंदगी बसर करूँगा। मैंने कहा जी जनाब, अब ये लिखने से बेहतर है कि मैं 100 दफ़ा फांसी लग जाऊँ। मुझे लोग पूछते हैं कि आप बचे कैसे हैं। मेरा ख्याल है चूँकि जब मैंने चेहरा देखा था उस पर रिक्कत थी। अख्तर अब्दुल रहमान साहब के चेहरे पे एक रिक्कत थी, जैसे मबहूत हो जाता है बंदा कि यार बंदा ठीक कह रहा है। सामने रस्सा नज़र आ रहा है, 6 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि हम आपको वादा देते हैं कि आपकी मर्सी पिटिशन एक्सेप्ट हो जाएगी, हम रिकमेंड करेंगे, और ज़ियाउल हक साहब भी, सदर साहब भी जो है वो कर देंगे हमारे कहने पर। और ये शख्स कह रहे हैं मैं 100 दफ़ा फांसी लग जाऊंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। प्लीज ये पीटीआई के यूथ को ये रोमांस ये पहली दफा इस मुल्क में नहीं है। ये बातें गौर से सुनिएगा प्लीज। ये तारीख, ये खुद एक किरदार आपके सामने जी। तो अब ये बताइए कि बड़ी गैर मामूली आपकी दास्तान, और उसके बाद जाहिर है कि आपने सजाए मौत हुई हुई है, 6 दिन रहते हैं, और अपील करने से इनकार कर दिया कि मैं रहम की अपील नहीं मांगूंगा, लगानी है फांसी तो लगा दो। अच्छा, फिर बचे कैसे, अब ये बताते ही चले। हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं बचा, शायद आप मुझे कोई तोहम परस्त, लेकिन बाकी मेरा मज़हब के बारे में आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, लेकिन दुआ और बद्दुआ पे मेरा मुकम्मल यकीन है। तो आपके ख्याल में आपको किसी की दुआ ने शायद बचा लिया? दुआ भी थी, और दूसरी बात यह है कि जो अख्तर अब्दुल रहमान के साथ मेरा मुकालमा हुआ था उसके अंदर अल्लाह ने मेरे लिए एक मोहब्बत पैदा कर दी थी, नहीं यार इसे बचना चाहिए। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि तारीख़ की ऐसी ये गुफ्तगू है, ऐसे गैर मामूली वाक़यात हैं मुख्तलिफ़ जेलों में, आपकी ज़िंदगी, किले में क्या कुछ हुआ। आपने गालिबन भारत जाने की भी एक दफ़ा कोशिश की, मुतअद्दिद दफ़ा भारत जाने की आपने कोशिश की उस दौर में। अफ़गानिस्तान तो खैर आप रहे ही। तो अब ये वो यानी एहतजाज की जो एक्सट्रीम्स कोई सोच सकता है ना, ये पीटीआई के नौजवान प्लीज़ इस बात पे गौर करें कि एहतजाज करने का जो आप एक्सट्रीम सोच सकते हैं, अल-जुल्फ़कार उस तरह की जमात थी और ये इस तरह की कार्रवाइयों पर यकीन रखते थे, और ये आपके सामने शख्सियत बैठी है। अब आते हैं इस नुक्ते की तरफ कि क्या ये रास्ता ठीक है, क्या अल-जुल्फ़कार ने रास्ता जो इंतखाब किया था वो ठीक था। हम उस शख्सियत से क्यों ना पूछें जिसने ये सब कुछ अपनी जान पर सहा है और वो खुद उसको ठीक समझते हुए यहाँ एक तैयारा को हिट करने के लिए आ गया था। जी, दयानतदारी से इसका जवाब ये है कि अब जब मैं देखता हूँ, एक शेर फैज़ का मैं ज़रूर कहूँगा अपनी राय देने से पहले, कि इस इश्क ना उस इश्क पे नादम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। वो एक वक्त था, जवानी थी, हम सोचते थे, लेकिन आज अगर आप मुझसे पूछे तो ये रास्ता, अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो ये आप यकीन जाने कोई शायराना गलू और मुबालगा नहीं है, मेरे लिए ये एक मोजिज़ा है कि मैं ज़िंदा हूँ। जी, ठीक है ना। ये नहीं खाली मैं बच गया, उससे बच गया, सजाए मौत से बच गया। ये जो सफ़र था पूरा, कदम कदम पे मौत थी, जो कई सूलियत। आप भारत जाने की कोशिश कर रहे हैं लीगली बगैर वीज़े के, सीधी गोली, ठीक है ना जी, लेकिन ये रास्ता ऐसा रास्ता नहीं है, किसी को भी ऐसे रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, वो अल-जुल्फ़कार जिसके लिए आप ये सब कुछ कर रहे थे अपनी तरफ से रोमांस में, वो मुर्तज़ा भुट्टो या वो लोग जिन्होंने आपको इसमें धकेल दिया, उनके नज़दीक भी ये मिशन उतना ही मुकद्दस था? वो भी उसको ऐसे ही देख रहे थे? मेरा ख्याल है कि उनको कितनी केयर थी उन लोगों की? नहीं, केयर वेयर नहीं थी, लेकिन यह है कि ताल्लुक दोस्ताना था, लेकिन चूंकि जब तक किसी के साथ कोई गर्ज वाबस्ता हो तब तक जो है वो साफ ज़ाहिर है कि बड़ा अच्छा सलूक, मसलन सलामुल्लाह टीपू है, उसके बारे में ये सब सुन रहे हैं, नहीं तो मसरूर हसन को तो ज़रूर सुनना चाहिए, मेरे भाई हैं। तो हमें कहा था उन्होंने ये तो चला हुआ कारतूस है, तो मैंने दोस्तों से कहा था कि यार अगर ये कहा है मुर्तज़ा ने ये चला हुआ कारतूस है, तो कल अगर हम भी काम करके चल गए तो ये हमारे बारे में भी ऐसे ही कहेंगे, खुदा के लिए अभी से सोचो कुछ। अच्छा, अब ये बताइए कि ये सारी जदोजहद हो गई और बीबी बेनज़ीर की 88 में हुकूमत बन गई, तो अब वो आपकी सारी वो जो स्ट्रगल जदोजहद, आप समझते हैं कि उसको उस तरह वैल्यू किया गया? देखिए जी, या हुकूमत के वक्त लोग और होते हैं? नहीं, मैं दयानतदारी से कहूँगा, अमूमी तौर पे
ऐसा नहीं होता जैसा मेरे साथ हुआ है। मैं तो वही बताऊँ, मुझे कोई गिला कोई शिकवा नहीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। आज भी लोग ज़िंदा हैं जो शायद आपका प्रोग्राम सुन रहे हों, वो वज़ीर आज़म होते हुए मुझे ढूंढती रही है, मेरे घर फ़ोन करवाती रही है, लाहौर गवर्नर हाउस से गवर्नर साहब से पूछती रही है, और मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं रिहा हो गया हूँ। मैं बाहर दुनिया में फिर रहा था, मैं तो पैर मेरी ज़मीन पर थे ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था कि ये जो कुछ किया है इसका कोई बदल और एवज़ भी लिया जाता है। हाँ, ये तसव्वुर नहीं था ना अंदर, जो मैंने करना था वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे पूछते थे लोग, ये जहांगीर बदर हर सारी दुनिया को देखते हैं, आप कभी आए ही नहीं हो हमारी तरफ। भाई मैंने क्या लेने आना है, तो फिर अच्छा जी, वक्त बहुत मखसूस है। भट्ट साहब प्लीज ये बताइएगा कि इस वक्त जो पीटीआई के नौजवान गुस्से में बैठे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, दिल की गहराइयों से बताइए। देखिए, मैं दिल की गहराइयों से ये कहूँगा, उन्हें मैं क्या कहूँ, अब अहद बदल चुका है। अब पबजी खेलने वाली कौम जो है वो आपके सामने है। नहीं, ये 9 मई का रास्ता, हमलों का रास्ता, क्या ये नहीं 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 नहीं, ये इसका कोई फल क्या मिलेगा? नहीं, कभी भी इससे कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलता। लेकिन वही मैं ये भी कहूँगा कि जो कुछ इंतखाबात में किया गया है ये उसका रद्द अमल है। जो कुछ एहतजाज और पागलपन में क्या फर्क होता है? हाँ, पागलपन की हद तक नहीं जाना जी। मसलन मैं दिल की गहराइयों से वो जो शोहदा के मॉन्यूमेंट्स पे पत्थर मारे गए, उनकी तस्वीर के साथ जो कुछ किया गया, उस पे मेरा ख्याल है कि भारतीय ज़हनी ही खुश हो सकता है, कोई पाकिस्तानी खुश नहीं हो सकता। और जो लोग अभी भी इस जद्दोजहद की तरफ लोगों को डाल रहे हैं कि निकलो और खून बहा दो और ये वो, तो ये नहीं आपके ख्याल में ये नहीं, जो लोग जज्बाती होकर, नौजवान जैसे आप कभी जज्बाती थे, आप उन्हें इस रास्ते पर चलने की ये नहीं नसीहत करेंगे? आप तो नहीं, कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि वो लोग जो इस मुकाम तक ले आए हैं, मुआशरे को, सियासत को इस मुकाम तक ले आए हैं, उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। नौजवान जो सोच रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं कहता हूँ कभी रियासत के साथ टकराना नहीं चाहिए, इसके नतायज कभी भी पॉजिटिव नहीं निकलते। एहतजाज और चीज़ है, वो तो आइन भी आपको हक देता है। ये आप दफ़ा 144 लगी है, तोड़ कब्जे, नहीं कब्जे तोड़ अच्छा, फोड़। अभी हामिद मीर साहब ने आपके अपने कालम में आपका एक जिक्र किया था, इसी हवाले से गालिबन को तारीख की आप रिकॉर्ड दुरुस्त करने की बात कर रहे थे, वो भी करते चले वो। हाँ, उन्होंने दहशतगर्द शहजादा जो किताब है, हमारे दोस्त हमारे भाई राजा अनवर ने लिखी हुई, उसकी बुनियाद पर वो रनिंग कमेंट्री करते हुए वो मेरी तरफ भी आए हैं, किताब का जिक्र किया है, ठीक है। उसमें सिर्फ यह है कि ये यासिर अरफात ने हमें नहीं दिए थे ये सैम मिज़ाइल। ये सैम मिज़ाइल तो यासिर अरफात के पास भी नहीं था, ये टेक्नोलॉजी रूस के पास थी, जो सोवियत यूनियन था उस वक्त। अच्छा, ये वो मिसाइल था जो आपने यहाँ लाके फिर हिट करना था? जी, ये फ्रॉम ग्राउंड टू एयर हीट सीकर मिज़ाइल था। तो बात यह है कि अब अगर मुझे कोई कहे ये हीट सीकर मिज़ाइल पकड़ो और जाके किसी को मारो, तो मैं तो बिल्कुल कहूँगा उन लोगों, ये कौन सी सियासत है। लिहाजा सियासत जमहूरियत के रास्ते पे ही रहना चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, और एहतजाज रोकने पे कादर लोगों को एहतजाज के लिए स्पेस देनी चाहिए। दूसरा मुल्क जिस जगह आकर रुक गया है, कोई चीज़ जो है वो चल नहीं पा रही, इससे भी जो ताकत के सचश्मा शुमार होते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़रा इस पे सोचें और गौर करें। मुल्क मुआशी लिहाज से भी